हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एवडी में। आज हम लोग क्लास 12 के ये वैद्युत रसायन का दूसरा वीडियो यानी कि आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि वैद्युत अपघटनी चालक या आयनों का चालक किसे कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लिखा है कि विद्युत अपघटनी चालक या आयनों का चालक किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी पदार्थ को जल में घोला जाता है, यानी किसी भी पदार्थ को आप जब जल में घोलिएगा तो वो आयनों में टूट जाता है। ठीक है, जिसे विद्युत अपघटनी कहा जाता है या फिर उसी को हम आयनों का चालक बोलते हैं। ठीक है, लिखा है कि इनके मुक्त आयन आवेशों का स्थानांतरण करता है, यानी जल में जो भी पदार्थ आप घोलते हैं उनमें जो मुक्त आयन होता है वही आयन जो होता है आवेशों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण कराता है। ठीक है, चलिए यहाँ नोट लिखा है कि वैद्युत अपघटनी चालकों में आवेशों का प्रवाहित करने का कार्य जो होता है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं, इसलिए इन्हें हम आयनिक चालक भी कहते हैं। यानी जो आप देखे होंगे कि वैद्युत अपघटनी चालक हैं, इनमें जो भी पदार्थ जो होता है पहले दो भागों में टूट जाता है, एक धनायन और ऋणायन में। और इनमें जो धनायन ऋणायन होते हैं, यही धनायन और ऋणायन इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो होता है, आवेशों का प्रवाह जो होता है, यानी धारा को जब हम उसमें डालते हैं तो धारा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करते हैं यही मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम इन्हें आयनिक चालक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर दिया है कि विद्युत अपघट्य का प्रकार कितना होता है। ठीक है, तो देखिए विद्युत अपघट्य जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। पहला प्रबल विद्युत अपघट्य, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइसिस। ये होते क्या हैं, सबसे पहले इनको हम लोग देखेंगे कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। ठीक है, तो लिखा है कि जो विलयन जल में पूर्ण रूप से 100% जल में घुलकर आयनित हो जाता हो, यानी कि जो भी पदार्थ जो हो जब हम उसको उस जल में डालें तो 100% यानी पूर्ण रूप से आयनित हो गया, तो इस तरह से जो आपका अपघट्य बनता है उसे हम प्रबल विद्युत अपघट्य बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आ सकता है प्रबल अम्ल हो सकता है HCl को जब हम जल में डालते हैं तो ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, यानी पूर्ण रूप से टूट जाता है। HNO3 को डालेंगे जल में तो ये भी पूर्ण रूप से टूट जाता है। H2SO4 को डालते हैं ये भी पूर्ण रूप से टूट जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रबल क्षार जो होता है ये प्रबल विद्युत अपघट्य का उदाहरण हो सकता है, जैसे NaOH इनको भी डालेंगे तो ये पूर्ण रूप से जल में घुल जाते हैं। KOH को भी डालते हैं तो ये पूर्ण रूप से जल में घुल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि सभी लवण, जितना भी लवण होता है ना, ये सब के सब जो होता है ये विद्युत अपघट्य होते हैं, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, CH3 COO हो गया। ठीक है, ये सब जो होता है प्रबल विद्युत अपघट्य होता है, क्योंकि इनको जब हम जल में डालते हैं तो ये जल में जाने के बाद आसानी से पूर्ण रूप से पूर्णतः घुल जाते हैं। ठीक है, अब आगे लिखा है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइसिस, ये होते क्या है, देखिए लिखा है कि जो विलयन में आंशिक रूप से घुलते हो यानी आयनित होता हो, पूर्ण रूप से ना घुले, उनका 100% जल में नहीं घुलता हो, चाहे विलयन में 100% नहीं घुलता हो। ठीक है, तो उससे दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहा जाता है, यानी जो पूर्ण रूप से नहीं घुलता हो जल में, केवल उसके कुछ ही अंश घुलते हो, तो उन्हीं को हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये कितने प्रकार के होते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दुर्बल वैद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, एक दुर्बल अम्ल वाले और एक दुर्बल क्षार वाले। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल वाले में आपका आ सकता है CH3COOH H2CO3। ठीक है, ये जो होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य के उदाहरण होते हैं। ठीक है, नीचे लिखा दुर्बल क्षार में जिसे हम NH4OH भी इसका ही एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है कि धात्विक तथा वैद्युत अपघटनी चालक में अंतर बताना है कि धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक जो होता है क्या होता है, इनमें अंतर क्या है। ठीक है, इन्हीं के बीच में हम लोग को अंतर देखना है। देखिए धात्विक चालक और एक साइड लिखिएगा वैद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, धात्विक चालक में बताया गया है कि धात्विक चालक में विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, यानी धातु में जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है ना तो उसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उन्हीं के कारण होता है।
लेकिन इनमें जो होता है ना विद्युत अपघटनी चालक में, इनमें विद्युत का प्रवाह जो होता है मुक्त आयनों के द्वारा होता है। ठीक है। दूसरी बात बताई गई है कि इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। जब आपका धातु से विद्युत धारा जाता है तो कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है। लेकिन जब इनमें से हम विद्युत अपघट से विद्युत अपघट से धारा प्रवाहित करते हैं तो इनका विघटन होने लगता है। ठीक है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें विघटन होने लगता है। इसके बाद इसमें तीसरी क्रिया दिया है कि इनके द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है। यानी जब हम धातु से विद्युत को भेजते हैं तो इनके द्रव्यमान में कोई स्थानांतरण नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन इनमें द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। ठीक है। जब हम विद्युत अपघटनी चालक से किसी धारा को भेजते हैं तो इस विद्युत अपघटनी के द्रव्यमान में स्थानांतरण होता है। ठीक है। चौथा इसमें अंतर बताया गया है कि इसमें उत्पन्न प्रतिरोध मुक्त इलेक्ट्रॉनों के परमाणु पर टकराने के कारण होता है। यानी इनमें जो भी प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के जब परमाणु से टकराता है तब उत्पन्न होता है। लेकिन इनमें जो होता है ये आयनों के विलायक परमाणुओं से टकराने पर मुक्त होता है। इनमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो प्रतिरोध आयन के विलायक वाले जो आयन होते हैं उन्हीं के परमाणु से टकराने से ये उत्पन्न होता है। ठीक है। उसके बाद 5वां गुण लिखा है कि कम प्रतिरोध होने के कारण ये अच्छा चालक होता है। यानी धातु जो होता है इनमें प्रतिरोध जो होता है कम होता है, जिसके चलते इनसे हम आसानी से धारा को भेज सकते हैं। लेकिन धात्विक से ज़्यादा, इसमें देखा जाए तो इसमें लिखा है कि धात्विक से ज़्यादा प्रतिरोध होने के कारण ये चालकता जो होता है इसका कम होता है, क्योंकि धातु की अपेक्षा ये ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ठीक है। 6ठा गुण लिखा है कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन इसमें लिखा है कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। जब आप विद्युत अपघटनी का जब आप ताप बढ़ाइएगा तो जब ताप बढ़ेगा तो इनका प्रतिरोध घटेगा, लेकिन वही देखा जाए तो आप धात्विक के चालक में जब ताप बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।